हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल यह कब काटी जाती है? तो आप जानते हैं कि खरीफ की फसल ये आपका गर्मी के मौसम में बोया जाता है। तो इसे काटा कब जाएगा? तो इसकी कटाई आपका होती है नवंबर के प्रारंभ में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। खरीफ की फसल ये आपका नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को आपका खरीफ का मौसम कहा जाता है। खरीफ का मौसम कब से कब तक को कहा जाता है? तो ये आपका जुलाई से अक्टूबर तक की जो अवधि होती है उसी को भारत में आपका खरीफ का मौसम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? इसमें से कौन सा आपका रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन ए है गेहूं। गेहूं क्या है? गेहूं आपका रबी का फसल है। जौ भी आपका रबी का फसल है। मसूर भी आपका रबी का फसल है। मूंगफली यह आपका रबी का फसल नहीं है। ध्यान देंगे, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? तो रबी की फसल आपका यह जब आपका खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल का आपका उदाहरण हो गया जैसे चना हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षक फसल है? तो कीट आकर्षक फसल इनमें से कौन से हैं? तो भिंडी आपका कीट आकर्षक फसल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा तेल हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्यमुखी से, मूंगफली से, सरसों से या तिल से? तो सबसे ज़्यादा तेल हमें सरसों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सरसों क्या है? सरसों आपका एक रबी फसल है और सबसे ज़्यादा तेल आपका सरसों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल इसका उदाहरण क्या है? तो समानांतर फसल इसका उदाहरण इसमें है गेहूं और सरसों। गेहूं सरसों क्या है? समानांतर फसल है। अब समानांतर फसल ये क्या होता है? तो ऐसी फसलें जिनमें प्राकृतिक आदतें भिन्न हो लेकिन प्रतिस्पर्धा क्या हो, एकदम आपका शून्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो यह आपका सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सेरिब्रम आपका बुद्धि हो गया, स्मृति हो गया, भावना हो गया, इन सभी का आपका केंद्र होता है। और ध्यान रखेंगे, मानव मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भूख, प्यास तथा निद्रा का आपका केंद्र होता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम आपका हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क यह किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो मस्तिष्क आपका सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी क्या है? आपका मस्तिष्क इन सभी के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के हृदय में आपका कक्षों की संख्या 4 होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 2 आपका आलिंद होते हैं और 2 आपके निलय होते हैं। इस प्रकार मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। तो सामान्य एक व्यक्ति है, इसमें दिल की धड़कन कितना होता है? तो दिल का धड़कन आपका प्रति मिनट 72 बार होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत दर आपका 72 अर्थात 72 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनी क्या करती है? रक्त का वहन करती है जो भरी होती है। किससे भरी होती है?
तो आप जानते हैं कि रक्त क्या करता है, रक्त आपका ऑक्सीजन का वहन करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है, तो ऑक्सीजन से भरी होती है। और ध्यान रखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी आपका महाधमनी है। देखिए यह नाम से आपका क्लियर हो जा रहा है कि सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो सबसे बड़ी धमनी आपका महाधमनी है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि अशुद्ध रक्त का संचार आपका पल्मोनरी धमनी करता है। कौन करता है, तो पल्मोनरी और धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त का संचार करता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक आपका प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक एक पदार्थ का पीएच मान क्या है, 7 से कम है, तो इसे माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पीएच जो आपका होता है, पीएच का परास कितना होता है, तो पीएच मान का परास आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। और इसमें ध्यान रखेंगे 0 से 7 आपका पीएच मान जिसका होगा वह आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है वह आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आपको इतना जानकारी रहेगा तो पीएच मान पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पीएच का परास 0 से 14 होता है, 0 से 7 पीएच मान वाले अम्लीय कहलाते हैं और 7 से 14 पीएच मान वाले क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ का पीएच मान क्या है, 7 से कम है, तो 7 से कम है तो वह क्षारीय नहीं होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। तो अम्लीय अम्ल को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे क्या माना जाएगा, इसे एसिड तेजाब माना जाएगा। या इसकी प्रकृति पूछेगा कि जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसका प्रकृति कैसे होगा, तो प्रकृति आपका अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए पहले ही आपका दिया है अम्ल वर्षा, तो जब भी इसका पीएच मान होगा तो 7 से आपका कम होगा, 7 से कम होगा। ऑप्शन ए क्या है, 5.5 या कम, तो ये हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन बी है 12.5 या ज़्यादा, तो 7 से तो ज़्यादा आपका अम्लीय वर्षा हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। 10.5 या ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसमें भी 8.5 है, तो ये भी आपका नहीं होगा। क्या होगा, अम्लीय वर्षा आपका 7 से कम होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 5.5 या इससे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4। क्या होता है, 7.4 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब देखिए रक्त का पीएच मान आपका 7 पॉइंट क्या है, 4 है, तो इसकी प्रकृति आप बता सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय है। अभी हमने आपको बताया कि 0 से 7 रहेगा पीएच मान तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 से 14 के बीच में रहे तो क्या होगा, 7 से 14 के बीच में आपका क्षारीय होता है। तो चलिए अब बताइए रक्त का आपका क्या है प्रकृति, अम्लीय है कि क्षारीय है, तो रक्त क्या है, रक्त आपका क्षारीय होता है। ध्यान रखेंगे। तो देखिए पीएच मान का परास आप जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध है। दूध क्या होता है, तो दूध आपका एक पायस है। दूध क्या है, दूध आपका पायस होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब पायस यह क्या होता है, तो दो या इससे अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। दूध क्या है, दूध भी आपका दो या दो से अधिक अमिश्रणीय क्या है, अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है, इसी को पायस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो शक्कर का जो घोल होता है उसमें शक्कर क्या होता है, विलायक होता है कि घुला हुआ पदार्थ होता है, या आपका कोलॉइड होता है या सस्पेंशन होता है। तो शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस कारण होती है। जल में भरे एक बीकर में क्या होता है, एक सिक्का आपका नीचे से अगर हम सिक्का उसमें डालते हैं तो ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा किस कारण होता है,
तो यह आपका होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए हम एक पेंसिल है, पेंसिल को बीकर पूरा आपका जल से इसमें भरा हुआ है और इसमें एक पेंसिल को हम क्या करते हैं, अंदर अंदर इसमें डालते हैं, तो वह क्या होता है, पेंसिल आपका झुका हुआ प्रतीत होता है। तो किसके कारण झुकता है? तो यह भी आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण झुका होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए बात आपका अवतल दर्पण की है, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अवतल दर्पण का जब बात होगा, हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर अवतल दर्पण में हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। देखिए अनंत पे रखेंगे किसी वस्तु को अवतल दर्पण पे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनेगा। और इसका अपोजिट हो जाता है कि फोकस पर अगर रखते हैं किसी वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। वक्रता केंद्र पर रखते हैं किसी वस्तु को तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे ही उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब आपका फोकस और दर्पण के केंद्र के बीच में बनता है। अगर किसी वस्तु को हम दर्पण के केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो एक समतल दर्पण, इसका वक्रता त्रिज्या आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका अनंत होता है। फोकस दूरी की बात करें तो समतल दर्पण का फोकस दूरी भी आपका अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें है, तो कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की किरणें होती है? तो कॉस्मिक किरणें ये आपका आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की किरणें होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कॉस्मिक किरणें ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की किरणें होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम से जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के तीन एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध अर्थात आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? समांतर क्रम में है। तो देखिए एक आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, और एक आपका होता है श्रेणी क्रम। तो चलिए सबसे पहले समांतर क्रम में दिया है तो इसको हम सीखते हैं कि कैसे हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, प्रभावी प्रतिरोध को हम कैसे निकालेंगे। देखिए सभी प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध है? तीन प्रतिरोध है और सभी आपका आर है। तीन प्रतिरोध है और तीनों क्या है? आर 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 है, तीनों आर है। अब इसका हमें प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए समांतर क्रम के लिए कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका होता है 1 बाई प्रतिरोध कितना कितना दिया है? 1/r होगा। उसके बाद प्लस करेंगे 1/r, दूसरा भी आर ही है और तीसरा भी क्या है? आर है। अब देखिए 1/r इक्विवेलेंट यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर आर आर, तीनों का एलसीएम क्या होगा? आर होगा। ऊपर क्या है? 1+1+1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3/r हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आर हो गया। और आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा? r/3 आ जाएगा। तो यही क्या हो गया? आपका प्रभावी प्रतिरोध हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, r/3। तो ध्यान रखेंगे समांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट पूछता है तो इस तरह सॉल्व करते हैं। 1/r इक्विवेलेंट लिखकर जो आपका दिया रहेगा उसको 1 में लिखकर हम क्या करते हैं? नंबर को डाल के सॉल्व करते हैं। अगर वही समांतर क्रम में 3 रहता तो समांतर क्रम में अगर आर 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 ये तीनों आपका प्रतिरोध क्या रहता? श्रेणी क्रम में रहता। समांतर क्रम में यहाँ पे दिया है श्रेणी क्रम में रहता, तो श्रेणी क्रम के लिए सिंपली इसको ऐड कर देते हैं तो इसका हो जाता r+r+r अर्थात 3r हो जाता है। ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाता है। लेकिन समांतर क्रम में हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो सॉल्व करने का तरीका यह होता है कि 1/r इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/r इक्विवेलेंट बराबर, जैसे मान लीजिए 2 प्रतिरोध है तो इसके लिए 1/r1 + 1/r2 होता है। जो इसका मान दिया रहेगा उसको हम क्या करते हैं? रख के सॉल्व करते हैं।
तो इस तरह हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।